हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम लोग एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, और ये है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। देखिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं जिससे कि बहुत अच्छा समझ में आए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये केवल कंप्यूटर्स के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी जानना चाहिए, क्योंकि भूकंप एक ऐसी त्रासदी है कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो भूकंप है क्या? पहले तो बात आती है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार हम भूकंप किसे कहेंगे। तो हम लोग डायग्राम पे देखें, यहाँ रहते हैं, ये क्रस्ट है, ये एस्थेनोस्फीयर है, और नीचे मेंटल, यही मेंटल का ही भाग है, और फिर कोर, ऐसे नीचे जाएंगे। तो ये पार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। तो आज हम भूकंप पढ़ रहे हैं। भूकंप पढ़ते हुए अर्थ सरफेस को हम देखें। अर्थ सरफेस का अचानक कंपन या अर्थ सरफेस का सडनली वाइब्रेट होना भूकंप है। वो कई कारणों से हो सकता है, बल्कि यहाँ तक भी हो सकता है कि कोई अगर बड़ी बिल्डिंग गिरा दी जाए तो पास वाली घरों में भूकंप आएगा, लेकिन वो बहुत छोटा होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि अर्थ सरफेस का सडनली वाइब्रेट होना ही भूकंप है। फिर भी हम अगर देखें तो कारण क्या होंगे भूकंप के। देखिए, दो भागों में बांट करके हम कारण पढ़ रहे होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक कारण और दूसरे होते हैं मानवकृत। प्राकृतिक कारणों को अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कारण होता है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। दूसरा कारण आइसोस्टेसी या भू संतुलन की तरह से कहते हैं इसे, समस्थिति। तीसरा कारण मेटेओरिटिक फॉल, यानी कि ये जो उल्का पिंड है वो गिर रहे होते हैं तो भी भूकंप आ जाते हैं, इस तरह से। और चौथा कारण और भी देख लें, जैसे कि कोस्टल रीजन्स में आते हैं। इसे मैं डिटेल अभी करूंगा और सारे डिटेल करूंगा, लेकिन पहले हम जान लें केवल क्या है। अगर एंथ्रोपोजेनिक कारणों को देखते हैं या मानवकृत कारणों को देखते हैं तो इसमें एक तो हम जो फॉल्ट लाइन होती हैं वहाँ ये रिजर्वायर बना रहे होते हैं, इससे भी भूकंप आते हैं। एक होता है कि जब हम ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ हम वाटर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। एक और भी कारण होता है कि जब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं। इन सब कारणों से भूकंप आ सकते हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा कारण है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। मैंने पिछले चैप्टर में इसे पढ़ा दिया था, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब है कि प्लेटों का हम स्वभाव पढ़ रहे होते हैं, कैसी होती हैं, प्लेटों का मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं कि प्लेटें या तो एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी या एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, या प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चल रही होंगी। तो ये मैंने प्लेट के मार्जिन्स बताए थे।
अब होगा क्या, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी तो टकराएंगी। किस पर हैं प्लेटें? एस्थेनोस्फीयर पर। एस्थेनोस्फीयर कैसा है? ये वाला पार्ट ये सेमी लिक्विड है, तो इस पर प्लेटें तैर रही हैं या कह सकते हैं चल रही हैं। तो अगर प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो मैंने बताया था ऐसे प्लेट मार्जिन्स को विनाशात्मक किनारे कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप इन्हीं किनारों पर आते हैं, क्योंकि प्लेटें टकराएंगी तो भूकंप की ओरिजिन होगी। ये देखिए मैंने यहाँ एक पॉइंट बना दिया, ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, दोनों यहाँ टकरा गई, टकराएंगी तो एक बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी यहाँ से चलेगी और ये अर्थ सरफेस की ओर आई। ये जहाँ सबसे पहले पहुँचेगी वेव है ये, इसका नाम है प्राइमरी वेव या पी वेव। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पी वेव सबसे पहले अर्थ सरफेस पर जहाँ पहुँचेगी, और कहाँ पहुँचेगी? जो बिंदु फोकस यानी कि जहाँ भूकंप बना है इसे कहते हैं फोकस। तो फोकस के ठीक ऊपर होगा, यहाँ सबसे पहले पहुँचेगी। इस पॉइंट को एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, और फोकस को भूकंप मूल कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ प्लेटें टकराएंगी वहाँ से एनर्जी निकलेगी तो प्राइमरी वेव की फॉर्म में निकलेगी, और ये एनर्जी जहाँ से निकली है या जहाँ प्लेटें टकराई हैं इसे कहेंगे भूकंप मूल, यहीं से भूकंप बना। और ये एनर्जी सबसे पहले अर्थ सरफेस पर जहाँ पहुँचेगी उसे कहते हैं एपिसेंटर। और अब बनेंगी सेकेंडरी वेव, यानी कि 3 तरह की वेव भूकंप की वजह से बनती हैं। और बड़ा क्लियरली आप लोग जान लें, यहाँ से तीनों वेव नहीं बनती, यहाँ से केवल प्राइमरी वेव बनेंगी, यानी कि फोकस से जो चलेंगी प्राइमरी वेव चलेंगी। और ये वेव इस तरह से पुश करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन अर्थ सरफेस या प्लेट पर भी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब कुछ ऐसा देख लें, मेरा हाथ है, यहाँ से अगर कोई चीज़ आती है ऊपर, यहाँ आकर के टकराएगी तो ये हाथ ऐसे उठ गया अगर, तो ये इलास्टिसिटी है। लेकिन ना उठता ऐसे टूट जाता तो इलास्टिसिटी नहीं थी। तो जब ये हाथ उठेगा ऊपर, यानी कि प्लेट में इलास्टिसिटी है, सरफेस में भी इलास्टिसिटी है, तो अब ध्यान देंगे ये सीधी भी होगी, तो इधर से भी प्रेशर, इधर से आ ही रही है प्राइमरी वेव। अब इन दोनों के प्रेशर की वजह से एक ब्रांच और फूट जाएगी और यहाँ से बन जाएगी, ये होगी एस वेव, यानी कि सेकेंडरी वेव। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, इनके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा अभी। सेकेंडरी वेव और प्राइमरी वेव दोनों के पहुंचने, या ऐसा कह दें कि प्राइमरी वेव से बनी सेकेंडरी वेव जब अर्थ सरफेस पर पहुंच जाती है तो एल वेव बनती हैं। और एल वेव कुछ ऐसे चलती हैं, मैंने कुछ ज़्यादा करके दिखा दिया है जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ लें। ये एल वेव जा रही है और सबसे ज़्यादा जो विनाश होता है वो एल वेव की वजह से होता है। देखिए, प्राइमरी वेव से बहुत हल्का सा झटका लगेगा, पता नहीं चलेगा खास,
सेकेंडरी वेव बन करके जैसे ही चलेंगी, इनका झटका थोड़ा और ज़ोर से लगता है, यानी कि हमारे घरों के बर्तन वगैरह जो बोलने लगते हैं, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत तेज़ चल रही होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाएगा बीच में। तो सेकेंडरी वेव के बाद जैसे ही एल वेव चल रही होती है, अब मेरे हाथ को देखेंगे, कुछ ऐसे ऐसे हमारी अर्थ सरफेस हो रही होती है, और यहीं पर हमारा घर है, मकान बना है। तो जो मकान यहाँ बना है, अब वो ऐसे सरफेस होने से पूरी बिल्डिंग हिल रही होती है, और अगर मजबूत नहीं है तो गिर जाती है। तो सबसे खतरनाक एल वेव होती है, जो सबसे ज़्यादा दूरी भी तय करती हैं। अब एक एक को हम ऐसा देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनके। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव साउंड वेव की तरह चलती हैं। साउंड वेव की तरह कहने का मतलब है ऐसे, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं इन्हें, इस तरह से धक्का देते हुए। लेकिन सेकेंडरी वेव जो होती हैं, ये ट्रांसवर्स चलती हैं इस तरह से। तो प्राइमरी वेव साउंड वेव की तरह चलती हैं, सभी माध्यमों में चल सकती हैं प्राइमरी वेव्स, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों माध्यमों से पास हो सकती हैं। सेकेंडरी वेव जो होती हैं, ये लाइट वेव की तरह चलती हैं, इन्हें शीयर वेव्स भी कहते हैं। नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। शीयर वेव्स, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, SHEAR, शीयर वेव्स भी कहते हैं सेकेंडरी वेव्स को। ये ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे भी इन्हीं को कहते हैं, सेकेंडरी वेव को। सेकेंडरी वेव से, जैसा कि मैंने अभी बताया, थोड़ी सी इससे तबाही बहुत हल्की होगी, यह पता चलेगा। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका लक्षण है कि सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड मीडियम में ही चलती हैं, लिक्विड मीडियम में ये नहीं चल पाती। तो इस तरह से ये सेकेंडरी वेव तक हो गई हैं, लाइट वेव की तरह चलती हैं। और जो तीसरी वेव हैं, एल वेव, जिन्हें टर्शियरी वेव भी कहते हैं, रिले वेव भी कहते हैं, और इन्हीं को लव वेव भी कहते हैं। ये सब साइंटिस्ट से जुड़े हुए नाम रहे हैं। तो इस तरह से ये वेव चल रही होती हैं। तो ये तीनों तरह की वेव हो जाती हैं। अब बात आती है कि ये टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत महसूस हो रही होगी। एक चीज़ और बच गई है कि यहाँ 5वां पॉइंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाह रहा। ये प्लूम के कारण भी भूकंप आ रहे होते हैं। प्लूम क्या होते हैं? देखिए, ये है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर में क्या है? यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा क्या, अच्छा खासा ज़्यादा हो जाता है। और ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये अपने ऊपर जो प्लेट का भाग होगा, इसे भी मेल्ट करना शुरू कर देगा, और इस तरह से मेल्ट करता जाएगा। तो जब प्लेट के मार्जिन्स के अलावा कहीं भूकंप आते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उस भूकंप को नहीं बता रही कि ये आया कैसे, बीच प्लेट में आ गया। ये तभी होता है कि जब प्लूम बन रहा होता है, ये मेल्ट होते होते ऊपर प्रेशर दे रहा होता है, तो इससे भी भूकंप आते हैं। आइसोस्टेसी, ये जब कहीं का मैग्मा कहीं और शिफ्ट होता है, इसे हम आगे जब चैप्टर में पढ़ाएंगे तो इसे और क्लियर कर देंगे।
क्योंकि इतना लंबा फिर वीडियो हो जाएगा कि काफ़ी टाइम तक चलेगा। तीसरा है मीटेरिटिक फॉल, यानी कि उल्का पिंडों का गिरना। उल्का पिंड जहाँ गिरते हैं, एक तो बहुत ही स्पीड से आ रहे होते हैं और ये गिरेंगे तो वहाँ गड्ढा भी कर देते हैं, जिससे क्रेटर लेक्स भी बनती हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर बिल्डिंग भी गिरती है तब भी भूकंप आ सकता है। तो इस तरह से जब ये पिंड आकर के पृथ्वी से टकराते हैं तो काफ़ी दूर तक झटका लगता है और उससे भी भूकंप आ सकता है और आएगा ही। कोस्टल रीजन में अगर हम देखते हैं तो जहाँ जहाँ मार्जिन्स आपस में टकरा रहे होते हैं वहाँ भी भूकंप आते हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अफ्रीका में भूकंप आने की टेंडेंसी बहुत कम है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर ज़्यादा भूकंप आते हैं कंपैरेटिवली ईस्ट के। तो इन सब का कारण क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आप लोग और अच्छे से समझ लें। एक ही डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि जल्दी हो जाए। ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इधर ये पैसिफिक प्लेट है और इधर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये आपस में टकरा रही हैं और ऐसा माना जाता है कि जब दो प्लेट ये इस तरह से आपस में टकरा रही होती हैं तो एक को नीचे जाना होगा। नीचे कौन जाएगी? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके साथ कुछ पानी चला जाता है। तो वो पानी जाने से क्या होगा कि जियोथर्मल एनर्जी की वजह से वो इवोपरेट होगा और वो बार बार झटके दे रहा होता है। तो इससे भी भूकंप आते हैं। और अफ्रीका की बात जहाँ तक मैंने की, तो अफ्रीका में मार्जिन उसका काफ़ी दूर तक है, यानी कि जो लैंड पोर्शन है जो हमें दिखाई दे रहा होता है उससे काफ़ी दूर तक पानी में उसका मार्जिन है, बीच में आ जाता है यहाँ लगभग। तो इस तरह से कोस्टल रीजन की बात हो जाती है। एक हम इधर देख लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक कारण जो है, जो मानवकृत होते हैं। फॉल्ट लाइंस जो होती हैं इनके सहारे कुछ नदियाँ, या दक्षिण भारत की तो अधिकतर नदियाँ बह रही हैं, जैसे गोदावरी है, कोयना है, कृष्णा है, कावेरी है। ये फॉल्ट लाइन के किनारे बह रही होती हैं या साथ साथ बह रही होती हैं। तो अब हम अगर रिजर्वायर कोई या जलाशय कोई ऐसी जगह पर बना लेते हैं जहाँ फॉल्ट लाइन है, तो पानी बढ़ने से वहाँ भी कंपन हो सकता है, यानी कि फॉल्ट लाइन पर वहाँ क्रैक हो सकता है। क्रैक होगा, फिर से वाइब्रेशन होगा और भूकंप आएगा। जैसे कि 1967 में कोयना डैम के आसपास भूकंप आया था, जबकि वहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही होती कुछ। एक ये है ऑयल ड्रिलिंग। देखिए ऑयल ड्रिलिंग जो हम लोग कर रहे होते हैं, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। ये अर्थ सरफेस से लगभग 10-12 किलोमीटर की गहराई पर तेल कुएं मिल जाते हैं। तो तेल कुएं से तेल निकाला जाएगा, इसके लिए ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिल कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया है कि दोबारा से कहीं और ड्रिलिंग को ना हटाना पड़े। अगर इसी तेल कुएं में थोड़ा साइड में तेल ज़्यादा है और हमने ड्रिलिंग इधर कर रखी है, तो इस तेल को कैसे लाएंगे इधर तक? इधर हम वाटर इंजेक्ट कर देंगे। तेल हल्का होता है, पानी भारी होता है। पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा। धीरे धीरे इधर की तरफ आ जाएगा। पानी हम भरते जाएंगे जब तक हमें ज़रूरत है। तेल हमने निकाल लिया, पानी हम नहीं निकाल पाएंगे अब जो भर दिया है। पानी भरा रह गया। जियोथर्मल एनर्जी बराबर मिल रही है इस पानी को। इससे पानी गर्म होगा, भाप भी बनेगी। भाप बनेगी
प्रेशर मारेगी ऊपर, तो सरफेस पर प्रेशर आया, फिर से भूकंप आएगा। तो ये मानवकृत है। न्यूक्लियर टेस्ट जैसे कि हम टेस्ट कर रहे होते हैं, उत्तर कोरिया ने भी पीछे किया था हाइड्रोजन बम के लिए, तो 6.5 लगभग 6.5 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आया था। तो इस तरह से भूकंप आने के कई कारण हैं। हाँ, एक बात बीच में मैं और बता दूं, भूकंप के बारे में अभी हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम लोगों को पता नहीं होता कि कब भूकंप आएगा, अचानक आ रहा होता है। लेकिन जो एनिमल्स हैं इन्हें कुछ पता चल जाता है। प्राइमरी वेव के पहुंचने से पहले ही कुछ माइक्रोवेव्स होती हैं, ये अर्थ सरफेस पर इनसे पहले पहुंच जाती हैं। इन्हें हम लोग तो महसूस नहीं कर सकते माइक्रोवेव्स को, लेकिन एनिमल्स का बिहेव चेंज हो जाता है। एनिमल्स जानवर होते हैं, जो डॉगी होते हैं या सांप हैं, तो डॉगी तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, लेकिन उनसे बात कैसे हो, वो अगर जानते भी हैं तो वही जानेंगे। एक बड़ा ही ऐसा उदाहरण हुआ इंटरेस्टिंग कि जब 2001 में भुज में भूकंप आया था गुजरात में, उस टाइम एक कोई महिला थी, वो खुद बीमार भी थी। उनके डॉगी ने भूकंप आने से थोड़ी देर पहले ही साड़ी पकड़कर उनकी और बाहर ले गया खींचते हुए। खींचते हुए का मतलब, अरे उस आगे आगे चला होगा तो खुद भी चल दी होंगी पीछे, और बाहर जाने के थोड़ी देर बाद ही भूकंप आ गया, मकान गिरा भी। तो ये किस्मत अच्छी रही कि डॉगी ने ये काम किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि और भी एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस भी, उनका भी बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, लेकिन अभी कोई ऑपरेटर्स ऐसा नहीं है कि हम जान जाएं कि इनके बिहेव में चेंज कैसा है और इससे हम पता लगा लें। तो अभी भी भूकंप के बारे में पहले से नहीं बताया जा सकता कि कहाँ आएगा और कब आएगा। अब इसके बाद हमने PSNL वेव्स देख लें। एक बात मैं और बीच में डिस्कस करूंगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिस्मिक वेव्स कौन सी नहीं हैं। मैं 4 के नाम लिख रहा हूं, PSL एंड सुनामी। देखिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ इसे। एक हमने लिखा सुनामी, एक L वेव, S वेव, T वेव। ध्यान रखिएगा, सुनामी सिस्मिक वेव नहीं है। हाँ, ये सिस्मोलॉजी से जुड़ी है। ये एक घटना है जो अर्थक्वेक के ऑस्निक पार्ट में आने से लहर बनती है, वेव बनती है, वो है सुनामी। लेकिन सुनामी सिस्मिक वेव नहीं है, बल्कि ये भूकंप से जुड़ी हुई एक घटना है, सुनामी तरंग का। लेकिन PSNL ये तीनों भूकंप से संबंधित हैं, भूकंप से जुड़ी हुई भी हैं। अब इसके बाद स्केल की बात अगर आती है कि किस स्केल पर भूकंप को नापा जाता है। एक तो भूकंप के अध्ययन को, अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरा, सिस्मोग्राफ पर इसे मेज़र किया जाता है। स्केल की बात अगर हम करते हैं तो 2 स्केल यूज हो रहे होते हैं। एक है रिक्टर स्केल और दूसरा है मार्पेली स्केल। रिक्टर स्केल का यूज ज़्यादा हो रहा होता है। रिक्टर स्केल के बारे में ये जान लें कि इस पर 0 से 9 तक के खाने बने होते हैं।
और ये भी ध्यान रखें कि ये स्केल यानी कि रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक है या लघु गुणक है। लघु गुणक का मतलब है कि जो मैंने मान लिया कि ये स्केल रिक्टर स्केल पर 1 है, ये 2 है, तो यदि भूकंप आता है तो 1 रिक्टर स्केल वाले भूकंप से 2 रिक्टर स्केल वाले भूकंप का एम्पलीट्यूड आयाम 10 गुना ज़्यादा होगा, 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन आए हुए होते हैं ऐसे, और इन्हें आप लोग चाहे नोट भी कर लेंगे अलग। तो एम्पलीट्यूड 10 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी एक से दूसरे पर ही वो 32 गुना ज़्यादा होगी। यानी कि एम्पलीट्यूड एनर्जी, यहाँ एम्पलीट्यूड की बात आ रही होगी। कुछ लोग जो साइंस वाले हैं वो जानते होंगे, और जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है इसमें। तो ऐसा समझ लें कि ये एक वेव चलती है, और एम्पलीट्यूड हमें देखना है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा रहेगा, देखिए क्वेश्चन अगर हार्ड बनने होते हैं तो मैं थोड़ा सा और यहाँ फोकस करा रहा हूँ। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा रहेगा तो स्पीड कम रहेगी वेव की। सांप की तरह से मान लें, सांप अगर कहीं स्मूथ सरफेस पर चल रहा है, अगर ऐसे ऐसे ज़्यादा चलेगा तो दूरी चलने में तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि उसे इस तरह चलना पड़ रहा है। लेकिन अगर सांप थोड़ी रफ सरफेस पर चलता है इस तरह से, तो ये ज़्यादा तेज जा रहा होगा। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो विनाशक ज़्यादा होगा, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा अगर सरफेस लेगी तो ज़्यादा मकान गिरेंगे। ये चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से ये भूकंप की इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। साथ में लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर भूकंप आता है तो सावधानी हम क्या रखें। सावधानी यही है कि आने से पहले ही ये सोच लें कि क्या हमारा घर ऐसी जगह पर है जहाँ विदिन सेकेंड हम अपने घर से निकल करके खुली जगह पर पहुँच जाएं। मान लीजिए पार्क एकदम सामने है तो ठीक है, जिस हाल में भी बैठे थे घर में, भूकंप का अगर हल्का सा झटका आता है तो तुरंत पार्क में पहुँच जाएं। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे घर से दूरी है ज़्यादा पार्क की, तो ऐसे में बाहर निकलना सेफ नहीं होता। अपने घर में ही रहें, और ये कर सकते हैं अपने बचाव के लिए कि जिस तख्त पर हम सोते हैं या हमारे घर में कोई मेज़ है लकड़ी की, तो उसके नीचे बैठ जाएं, या मैं कहता हूँ जहाँ चाहे जैसी भी मेज़ हो, क्योंकि आदमी को मारने के लिए एक ईंट काफ़ी है। कम से कम ये तो है कि अगर ऊपर से कोई ईंट गिरती है तो मेज़ उसे संभाल लेगी। पूरा मकान का अगर कुछ होगा तो कोई सावधानी नहीं बरत सकते हम। तो इस तरह से बाहर ना जाएं। खिड़की बहुत ही कमज़ोर होती हैं, दरवाजे भी बहुत कमज़ोर होते हैं, वहाँ भी खड़े ना हो। घबराएं बिल्कुल ना, जो होना है वही होगा। अगर ज़्यादा बड़ा भूकंप है तो जो होगा होगा ही, वरना तो झटके आते हैं और सब ठीक रहता है। आप लोग पढ़ते जाइए, और अगर भूकंप से संबंधित कहीं भी कोई दिक्कत आती है और भी, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं उसे दोबारा भी बता दूंगा, डिटेल कर दूंगा। इससे अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे वोल्केनोस, डिटेल में होगा। और तब तक के लिए पढ़ते जाएं आप लोग। ओके।